स्वागत है आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। और ये 4th चैप्टर है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसका पार्ट 1 है, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए पार्ट 1 लेके आए हैं और पार्ट 2 भी लेके आएंगे, यानी कि 2 पार्टों में इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो मतलब ये वीडियो जो है वो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये सभी बोर्डों में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चौथे चैप्टर को के पार्ट 1 को। तो देखिए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कैसे उभरे। तो जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 1939 से लेकर 1945 तक जो चला था वो शीत युद्ध का दौर था। तो 1945 के बाद की जो घटना हुई उनमें से बहुत ऐसे मतलब संगठन आए जिन्होंने राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, मतलब बहुत बड़े अच्छे अच्छे फैसले लिए और बहुत अच्छी भूमिका निभाई। इसमें अमेरिका जो एक महाध्रुवीय था उसको मतलब टक्कर देने के लिए ऐसे गठबंधन सामने आ गए, संगठन सामने आ गए। तो वो कौन कौन से संगठन थे, यानी कि विकल्पों के रूप में हमें देखने को मिला है। तो वो देखिए कि यहाँ पे दिया है कि शीत युद्ध विश्व युद्ध पटल पर, यानी कि दूसरा शीत युद्ध जब पटल हो गया तो ऐसे में संगठनों तथा देशों में प्रभावशाली रूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन देश अमेरिका की एक ध्रुवीय को समक्ष है, यानी कि एक ध्रुवीय जो अमेरिका एक ध्रुवीय था इसके समक्ष है। अब देखिए ये कौन कौन से विकल्प हैं, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से उभर के आए हैं। तो पहला है यूरोपीय संघ, दूसरा है आसियान और तीसरा चीन। इस तीनों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, यूरोपीय संघ जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि आपको एक चैप्टर में पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, लेकिन इसमें हम जो पढ़ेंगे ये क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कि कुछ विशेष देशों के लिए ही कार्य करते हैं। तो ऐसे संगठनों को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए कार्य करते हैं। इसमें शामिल देशों की संख्या भी कम होती है और यह इन्हीं देशों के लिए काम करता है, यानी कि ये क्षेत्रीय संगठन में शामिल देशों की संख्या बहुत कम होती है और ये जो काम करता है इन्हीं कम देशों के लिए ही काम करता है। अब देखिए, इस क्षेत्रीय संगठन के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क और ब्रिक्स। ये सब क्या है, तो ये क्षेत्रीय संगठन है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है कि 1978 में, यानी कि 1978 में चीन ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई और उस समय नेतृत्व जो चीन का कर रहा था वो था देंग शाओपिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देंग शाओयंग, लेकिन देंग शाओपिंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थोड़ा चीनी नाम है तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता होगा। तो चीन में 1978 में ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार नीति अपनाई गई देंग शाओपिंग के नेतृत्व में। उसके बाद क्षेत्रीय संगठन, जो अभी आपको पढ़ा है कि क्षेत्रीय संगठन क्या होता है। तो क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य, यानी कि क्षेत्रीय संगठन आखिर क्यों बनाए गए, उसके क्या रीज़न थे, क्या कारण थे। तो देखिए, ऐसे इलाकों के विकास के लिए, मतलब अपने इलाके जो होते हैं, क्षेत्रीय संगठन में जितने देश शामिल होते हैं उन सभी के विकास के लिए क्या क्या इन्होंने एक उद्देश्य रखा। तो उसी में क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की और मतलब क्या क्या सब मिल करके अपने देशों का, अपने क्षेत्रों का विकास करेंगे। उसके बाद दूसरा है कि इस अपने इलाके में विवादों को शांतिपूर्वक से सुलझा लेंगे, यानी कि अगर हमारे इलाके में, यानी हमारे क्षेत्र में अगर कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, शांतिपूर्वक उसे हम सुलझा लेंगे। उसके बाद क्षेत्र के विकास के लिए आर्थिक नीति बनाना, यानी कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र को आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए एक आर्थिक नीति बनाना, मतलब जिसमें कि सब कोई पैसा लगाएगा, उसमें से मतलब कुछ खर्चा जो करेगा वो, जिसको मतलब आर्थिक अपना विकास करना हो वहाँ से अपना पैसा ले सकता है और अपना विकास कर सकता है। तो ये नीति थी। उसके बाद व्यापार को बढ़ावा देना, यानी कि व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब है मुक्त व्यापार, यानी कि जो किसी एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करने के लिए जो हमें टैक्स लगता है वो मुक्त कर दो, यानी कि मुक्त व्यापार कर दो, फ्री ट्रेड कर दो। उसके बाद
राजनीतिक में सुधार, जो राजनीतिक है वहाँ के, उनमें सुधार लाना चाहिए। तो इन क्षेत्रीय संगठनों ने ये सब सोचकर एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की, जैसे कि आसियान, यूरोपीय संघ, ये सब हो जाएगा। तो उसके बाद आता है मार्शल योजना। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप मिस ना करें तो बेहतर है। तो देखिए मार्शल योजना क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मार्शल योजना, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि मार्शल योजना से क्या समझते हैं, मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसमें मतलब 150 वर्डों में अपना लिखे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लंबा खींचा है इसकी मार्शल योजना के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को बहुत नुकसान हुआ, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसमें नुकसान जो हुआ वो यूरोप को भी हुआ, क्योंकि यूरोप में ही मतलब दो गुटों के बीच युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो अमेरिका के खेमे के जो पश्चिमी यूरोप थे, वहाँ की अर्थव्यवस्था मतलब बहुत गिर चुकी थी, बहुत दयनीय हो चुकी थी। तो उसको फिर से खड़ा करने के लिए अमेरिका ने एक ज़बरदस्त मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। तो इसी को मार्शल योजना कहा जाता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि ये ए है, ग्रुप ए है, और ये ग्रुप बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो इनमें से जीत जो हुई वो बेशक ए के हुई। ठीक है, ए का जीत हुआ और हार हुई किसकी, बी की। तो अब बताइए कि इसमें नुकसान जो होगा वो सिर्फ बी को होगा या ए को कुछ नहीं होगा, या बी को सिर्फ होगा। तो इसमें नुकसान जो होगा वो बी को बेशक से ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन ए को भी कम नहीं होगा, ए को भी नुकसान होगा, क्योंकि मतलब ये इस पर आक्रमण करेगा तो कुछ ना कुछ इस पर भी ये आक्रमण करेगा, कुछ इसे भी क्षति पहुंचाएगी। तो उसी तरह से जो पश्चिमी यूरोप था ना, तो जो अमेरिका के खेमे में था पश्चिमी यूरोप, वहाँ की अर्थव्यवस्था बेकार हो चुकी थी, मतलब बहुत गिर चुकी थी। तो अमेरिका ने इसे फिर से खड़ा करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा मदद की। तो इसी को मार्शल योजना मतलब मार्शल योजना कहते हैं। उसके बाद मार्शल योजना के तहत 1948 में, मार्शल योजना के तहत 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, 1900 यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में। और आगे आप पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई तो वो 1992 में हुई थी, 1992 में हुई। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद दूसरा 1949 में यूरोपीय संघ परिषद की स्थापना हुई, मतलब यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। इसमें क्या हुआ कि राजनीतिक जो मामले में देख रेख करता है, देखभाल करता है, वो कौन करता है, तो यूरोपीय परिषद करता है। और उसके बाद यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी का गठन जो हुआ वो हुआ 1957 में। तो आपको ये बताना है कि 1949 में कौन सी एक और संधि हुई थी, यानी कि एक और सी संधि हुई थी, वो कौन सी संधि हुई थी उसका नाम हमें कमेंट में चाहिए। उसके बाद आता है कि 1992 में यूरोपीय संघ बना। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे अब। तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1992 में हुई थी। उसके बाद आगे जो आपको बताए थे वो था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जिसकी 1948 में हुई थी मतलब स्थापना, लेकिन यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और यूरोपीय संघ की अपनी एक विदेश नीति है, इसके पास अपना एक झंडा है, और इसके पास अपना एक मुद्रा है, मतलब साझी मुद्रा है जिसे हम यूरो कहते हैं, और इसकी एक अपनी सुरक्षा नीति है। तो ये सब यूरोपीय संघ के पास अपना है। उसके बाद यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर, यानी कि पहले जो था यूरोपीय संघ वो आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, यानी कि पहले ये आर्थिक मामलों में ही दखलंदाजी देता था, यानी कि किसी को अपने राज्य के विकास के लिए अगर कुछ आर्थिक मदद चाहिए तो वो इसे मदद करता था। लेकिन ये धीरे धीरे से क्या हो गया, ये राजनीतिक रूप में बदल गया, यानी कि आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर धीरे धीरे ये राजनीतिक रूप लेता गया, और ये बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे नाम कमाने लगा पूरे विश्व में। उसके बाद यूरोपीय संघ के बारे में अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी, इसकी स्थापना, ये याद रखना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यूरोप की स्थिति को लेकर हुई यूरोपीय नेताओं में विविधता, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें यूरोप की स्थिति को लेकर बहुत सारी नेताओं ने अलग अलग विचार दिए। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इस संरचना को तोड़ दिया, यानी कि ये जो संरचना बनाए खड़ी की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध ने इसे तोड़ दिया, और यूरोपीय राज्यों ने अपने संबंधों को आधारित किया, यानी कि फिर से खड़ा करना स्टार्ट किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राज्यों ने। तो देखिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद यूरोपीय जो एकीकरण, यानी कि यूरोप के एकीकरण का समर्थन भी किया इन्होंने। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक सहयोग को मार्शल योजना प्लान के तहत इसे यूएसएसए ने बहुत ज़्यादा मदद की।
ठीक है, और फिर इसे खड़ा किया, मतलब यूरोप को फिर से एक मतलब विशाल देश के रूप में खड़ा कर दिया। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जो है वो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका स्थापना 1948 में पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को चैनल सहायता के लिए मतलब कराई गई थी। उसके बाद राजनीतिक सहयोग में एक और कदम उठाए थे, जो कि 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, के नेतृत्व में, मतलब इसकी स्थापना हुई किसकी? तो यूरोपीय संघ की। कब हुआ? तो 1992 में हुआ। और आम विदेश नीति, सुरक्षा नीति, न्याय सहयोग एवं एकल मुद्रा नीति के नींव रखी। इन्होंने ये सब पर अपना प्रभाव छोड़ा दम। उसके बाद यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव है वो आर्थिक रूप से यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। यानी कि आर्थिक रूप से 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। और 2005 में इन्होंने 12 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक इसकी जीडीपी हो गई थी। इसकी जीडीपी जो हुई थी वो 12 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गया, जो कि मतलब वहाँ का जो मुद्रा है यूरोपीय संघ का, वो यूरो है। ठीक है, तो यूरो जो मुद्रा है वो अमेरिकी डॉलर के लिए मतलब खतरा पैदा कर सकता है। यानी कि 2005 में एक बार खतरा पैदा कर चुका था, और फिर आगे आने वाले समय में ऐसा कहता है कि यूरोपीय संघ की जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर को क्या कर सकता है? पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि राजनीतिक आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये यूरोपीय संघ के 2 सदस्य हैं। यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो क्या है? यूरोपीय संघ के परिषद हैं। और अगर आप देखेंगे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, इसका भी मतलब और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट सदस्य है फ्रांस और ब्रिटेन। उसके बाद रक्षा क्षेत्र में यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सैन्य शक्ति मानी जाती है यूरोपीय संघ की। उसके बाद पहले नंबर पर जो आती है वो आती है कौन? अमेरिका की मतलब सैन्य शक्ति। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ की। उसके बाद आगे कह रहा है कि यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, आखिर यूरोपीय संघ को जो बनाया गया इसका क्या उद्देश्य था? इसको बनाने के क्या कारण थे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे होंगे, तो उसे भी खत्म करते हैं उसे मन के क्वेश्चन को। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, इसका मतलब था कि यूरोपीय संघ के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी पर क्या हो? एक समान विदेश नीति हो और सुरक्षा नीति हो। और उसके बाद आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़ी मामलों पर सहयोग करना यूरोपीय संघ की एक मतलब उद्देश्य था। उसके बाद एकल समान मुद्रा मानी, यानी कि पूरे यूरोप में, यानी कि यूरोप के जितने भी देश है जो कि इसमें से शामिल होना चाहते थे, तो यूरोपीय कंट्रीज में, यूरोपीय क्षेत्रों में, यूरोपीय संघ में ये क्या करते थे? एक ही मुद्रा चलाना चाहते थे। उसके बाद वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो वीजा पासपोर्ट बनाना पड़ता है वो फ्री कर दिया था अपने क्षेत्रों के लिए, यानी ना कि किसी दूसरे मतलब देशों के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए। तो ये सब था यूरोपीय संघ का मतलब संगठन होने का उद्देश्य। आखिर क्यों यूरोपीय संघ बनाया गया था? उसके बाद यूरोपीय संघ की विशेषता, यानी कि यूरोपीय संघ जो है इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ में आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक रूप लेता गया है। उसके बाद यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र जो है अब ये राज्य की तरह काम करने लगा, यानी कि अब ये सरकार की तरह काम करने लगा है यूरोपीय संघ। उसके बाद इसके पास अपना एक झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, इसका स्थापना दिवस है जो कि 1992 है, और ये इसके पास अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। ठीक है, उसके बाद अन्य देशों से संबंधी मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश सुरक्षा नीति बना ली है, यानी कि किसी अन्य देशों से इसकी जो दोस्ती है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और विदेश नीति, सुरक्षा नीति इन्होंने बहुत अच्छे बना ली है अन्य देशों से। यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें 12 सोने के सितारे हैं। ये 12 सोने के सितारे क्या प्रतीत करते हैं? ये प्रतीत करते हैं कि यहाँ के लोगों को पूर्णता रहनी चाहिए, मतलब पूरा रहना चाहिए। उसके बाद समग्रता रहनी चाहिए, सबको समान से रहना चाहिए। उसके बाद एकता होनी चाहिए सब में, मेल मिलाप का उसके अंतर्गत वो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, ये सब ये सोने के 12 सितारे ये सब प्रदर्शित करता है। तो आप बुक में देखेंगे तो ये यूरोपीय संघ का झंडा आपको दिखेगा। ठीक है, तो बुक में आप देख लीजिए, उसका पिक लेना हम भूल गए हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारण कौन से? मतलब यूरोपीय संघ को आखिर कौन बनाता है? ठीक है, ताकतवर कौन बनाया? इसकी क्या विशेषता थी?
तो देखिए 2005 में ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी, आपको बता चुके। और इस घरेलू उत्पाद में अमेरिका से ज़्यादा हिस्सेदारी करता है, यानी कि अमेरिका अपने घरेलू उत्पादन जितना करता है उससे कई गुना ज़्यादा यूरोपीय संघ अपना घरेलू उत्पादन करता है। उसके बाद इसकी मुद्रा यूरो जो है वो अमेरिकी डॉलर के लिए अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है, यानी कि अमेरिका पूरे विश्व में जितना व्यापार का हिस्सेदारी करता है उससे 3 गुना ज़्यादा यूरोपीय संघ करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब आप याद रखिएगा, क्योंकि यही सब आप एग्जाम में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब फैक्ट आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे तैसे आप लिख के आ जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आगे है कि इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोपीय, एशिया, अफ्रीका के देशों पर है, यानी कि इसकी जो आर्थिक शक्ति है यूरोपीय संघ की वो कौन कौन से देशों में है, तो एशिया के देशों में है, अफ्रीका के देशों में है और यूरोपीय देशों में इसका ज़्यादा प्रभाव चलता है। उसके बाद यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये विश्व व्यापार संगठन है उसके अंतर्गत ये यानी कि यूरोपीय संघ एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत अच्छे कार्य करता है, बहुत अच्छे काम करता है। उसके बाद इसका एक सदस्य है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है फ्रांस और ब्रिटेन जो है आपको बताया कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ठीक है, तो ये सब हमारा हो चुका है। उसके बाद यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का जो एक सदस्य है फ्रांस, ये क्या है, ये परमाणु संपन्न है। उसके बाद अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर ये संगठन पर ये क्या करता है, यूरोपीय संघ आर्थिक और राजनीतिक जो मामले होते हैं उस पर भी दखल अंदाजी देता है और ये सक्षम है, वो सब कार्यों में ये पूरे उतरते हैं। उसके बाद आगे जो कह रहा है कि यहाँ से हमारा आता है दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक जो था वो ख़त्म होता है। ये आसियान के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो दूसरा पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे आसियान के बारे में पढ़ेंगे। आसियान का मतलब पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, कैसे कैसे इसमें देश शामिल हुए। ठीक है, पहले 5 देश से फिर उसके बाद 5 देश इसमें शामिल हो गए, तो इसके बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे ही मार्क्स लाकर अपना नाम रोशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।